का बच्चा, कहाँ यूट्यूब पे घूम रहे हो? अच्छा, पढ़ने आए थे? हाँ ठीक है बच्चा। यूट्यूब पे जब भी आओ केवल पढ़ाई के लिए आओ बच्चा। ज़्यादा नाच गाना वाला वीडियो ना देखा करो, नहीं वही दिमाग में बस जाता है। हाँ, कौन दर्जा में हो बच्चा? अरे दर्जा मतलब कौन क्लास में हो? क्लास 8th में? अच्छा। हाँ, और सब बढ़िया है बच्चा? घर परिवार सब कुशल मंगल है? अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। कक्षा 7th में बच्चा कितना नंबर रहा? 92%। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा। नहीं, हमारे सबके तो आशीर्वाद बच्चा रहबे करे। नहीं, बहुत बढ़िया बच्चा, ऐसे में पढ़ाई में लगे रहो। साइंस नहीं समझ में आ रही है? अच्छा, पूरा नहीं समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है ना। अच्छा बच्चा, अच्छा, परेशान ना हो बच्चा, परेशान ना हो। आज फिर हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं साइंस। पहला चैप्टर यही है ना, फर्स्ट चैप्टर यही है ना सीबीएसई बोर्ड में? हाँ, नहीं बच्चा, सीबीएसई में भी वही किताब लग रही है, वही बुक जो है यूपी में भी लग रही है। अब सिलेबस सबका बराबर हो गया है। हाँ, जो यूपी वाले पढ़ेंगे वही सीबीएसई वाले पढ़ेंगे। हाँ बच्चा, हाँ। और उसके बाद केवल लैंग्वेज का फर्क है, मतलब सीबीएसई वाले में बच्चा इंग्लिश में और हिंदी वाले में बच्चा हिंदी में, यूपी वाले में हिंदी में। हाँ, और जो स्टेट बोर्ड होता है वो सब हिंदी में रहता है बच्चा ज़्यादातर। हाँ, नहीं हम बच्चा गए रहे उधर, फसल तैयार हो गए रही ना, सरसों बोए थे। अब सरसों का सीजन भैया ख़त्म हो रहा है, फसल पक गई। वही 4 बजे उठे थे भैया, पूरा कटाई भी किए, और थ्रेसर वाले बोले तो भैया 2 बजे आना, हमारा फसल कट के रेडी हो गया। और वहीं हम लोग बैठे थे। अब थ्रेसर वाले आए भैया 5:30 बजे, बताइए साढ़े 3 घंटा लेट। तो अभी भैया फुर्सत पाए हैं, तो अभी वही आ रहे हैं। काफ़ी आज बहुत थक गए हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो साइंस आपको नहीं समझ में आ रहा, तो साइंस हम पढ़ा देंगे, परेशान ना हो। हाँ, अब आए हो तो भटको ना, अब हम यहीं पे हैं, अब हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना? हाँ, चलो खुश हो जाओ। अब समझ लो कि अब साइंस की सारी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, शुरू करें? हाँ, शुरू कर रहे हैं भैया। आप बहुत जो है एकदम से, आज बच्चा सवेरे से कुछ खाए भी नहीं थे, केवल वही चाय पिए थे, और दोपहर में बच्चा वही थोड़ा सा चना मूंगफली और वही चटनी जो है खाए थे। हाँ, वही पानी पी लिए थे जो है। तो अभी जाएंगे खाएंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो अब इसको पढ़ा देते हैं। चलो बच्चा रेडी हो जाओ। रेडी हो गए ना? ध्यान से बच्चा थोड़ा सा जो है सुनिएगा। चलो, हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत अच्छा बात करने वाले हैं। देखिए, क्लास 8th में साइंस का चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट है, और उसमें चैप्टर 1 में पहले चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है, कुल मिला के ये पूरा खेती से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि कल्चर से पूछे कि तुम एग्री हो कि नहीं हो। कल्चर बोला कि हाँ हम एग्री हैं, तो हम ये बोल दें कि चलो कल्चर एग्री हो गया तो एग्रीकल्चर हो गया। ऐसे नहीं होता है। एग्रीकल्चर का मतलब खेती, मतलब खेत में जो फसल बोई जाती है, कैसे हम लोग फसल बोएं, फसल बोने का जो नियम होता है उसके बारे में जो जानकारी होती है कि हमारी फसल सबसे अच्छी हो, सबसे ज़्यादा हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए, फूड, ह्यूमन जो होता है या फिर अदर एनिमल्स जो होते हैं, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखिए, हमारी बॉडी में जैसे पलक का झपकना, हाथ का देखो इधर उधर मैं मूव करा रहा हूँ, और उसके बाद एक्सक्रेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, रिस्पायरेशन प्रोसेस। किन प्रोसेस में? फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। और जब एनर्जी मिलेगी तभी हम लोग क्या कर पाते हैं? रिस्पायरेशन प्रोसेस। रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना,
सांस लेना और सांस छोड़ना भी। और डाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है जो खाना पच जाता है पेट में। जब खाना खाते हैं तो देखिए कुछ टाइम के बाद खाना पच जाता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है। और जब जिस टाइम पे हम लोग खाए रहते हैं उस टाइम पे हमारा पेट निकल आता है, मोटा हो जाता है, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो पेट पतला हो जाता है। तो डाइजेशन होता है। और क्या होता है? एक्सक्रेशन में क्या होता है? एक्सक्रेशन में हम लोग अपने खाने को बाहर निकालते हैं। हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिनरी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, तो एक्सक्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? अपना खाना बाहर निकाल देते हैं। और हम लोग अदर वर्क भी करते हैं, अदर वर्क्स, ओके, अदर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से। फूड कहाँ से आता है? फूड आता है प्लांट से। कहाँ से? प्लांट से और एनिमल से। एनिमल का मतलब जिन एनिमल्स को खाया जा सकता है, जैसे फिश हो गया, ओके, गोट हो गया, जिन एनिमल्स को लोग खाते हैं, हैन हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर और भी आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो प्लांट से। दूसरी चीज़ ये है कि जो फूड होता है, फूड हमेशा, फूड हम लोग उसको बोलेंगे जो, देखिए फूड की रिक्वायरमेंट हमेशा होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने खा लिया तो हमेशा के लिए हम लोग एकदम फ्री हो गए कि एक बार जीवन में खाना है, उसके बाद खाना नहीं खाना है। हमें तो हमेशा खाना पड़ता है। दिन में भी खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो फिर हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब हमें फूड की रिक्वायरमेंट हमेशा होती रहती है। एक पर्सन को कम से कम 2 बार तो यूज़ करता ही है नॉर्मल फूड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ फूड के लिए ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो फूड हमें बराबर मिलता रहेगा, है ना। अगर हम लोग बराबर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, परमानेंट व्यवस्था नहीं करेंगे, एक बार खाएंगे दोबारा खाना नहीं मिलेगा, फिर हमारी डेथ हो जाएगी। बिना एनर्जी के ये सब प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। कुछ दिन के बाद इंसान की, एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फूड हमेशा चाहिए। जब तक हम जीते हैं तब तक फूड चाहिए। इसका मतलब फूड रिक्वायर्स अप टू होल लाइफ। ऐसा नहीं होगा कि एक बार खा लिया तो फिर कंप्लीट लाइफ चल जाएगी। जब तक जिएंगे तब तक खाना बराबर मिलते रहना चाहिए। ओके, चलिए, अब इस धरती पर एक आदमी तो है नहीं, इस धरती पर लगभग 12-13 अरब के आसपास लोग रहते हैं और सबको खाना चाहिए। तो सबको खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए। एक दिन में तो 2 बार, कम से कम 3 बार भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग 4 बार भी होते हैं। कुछ लोग, एक लोग से पूछा हमने, कहा बताओ तुम कोई काम नहीं करते हो? बोले हाँ तो नहीं करते हैं। तो मैंने कहा काम नहीं करते हो तो जी काहे रहे हो? बोले मैं जीता ही खाने के लिए हूं। अब बताओ, वो जी ही रहे हैं केवल खाने के लिए, तो उनको ज्यादा खाना लगेगा। वो क्या होगा, वो हमेशा उनका मुंह चलता रहता है। जब चले जाओ ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। जब उनके पास कुछ भी उनको दे दो, कुछ वो ले लेंगे, बोलेंगे थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करेंगे, बस टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने में इतना ढेर सारा खा लेंगे। बताओ, ऐसा भी कोई होता है? लेकिन फिर भी जो जितना खाता है उसके लिए हमें खाना तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इतने सारे लोग, अब इतने सारे लोगों को खाना हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे? इतने सारे लोगों को हम लोग खाना प्रोवाइड करेंगे कैसे? हम लोग बराबर प्लांट से, मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को परमानेंट उगाएंगे। हम लोग, जैसे आपका कोई प्लांट होता है ना, हम लोग प्लांट कल्टीवेट करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे प्लांट को कल्टीवेट किया जाए। जब प्लांट होगा तो सबको खाना मिल जाएगा। तो हमें मेन फोकस कहाँ पे करना है? प्लांट पे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वही पढ़ने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, कि कैसे फसल को उगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ओके, तो इसलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट की चीज़ें। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सिस्टमैटिक प्लांटेशन, सिस्टमैटिक प्लांटेशन, सिस्टमैटिक प्लांटेशन, प्लांटेशन, स्टेशन नहीं, यहाँ ट्रेन नहीं आएगी। सिस्टमैटिक प्लांटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो क्रॉप। क्रॉप जब हम लोग किसी भी पेड़ को अपने तरीके से, अपनी इच्छा के हिसाब से, सिस्टमैटिक तरीके से 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो इसका मतलब अब हम लोग किसको लिखेंगे? क्रॉप किसको कहते हैं? अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्रॉप। चलिए, समझ गए ना? समझते चलिए। छोटे छोटे बच्चे समझ गए ना? छोटे छोटे बच्चे समझ गए ना? अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, नहीं तो मैं सुबह से काम करते करते इतना थक गया था कि मैं जो है एकदम से हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए क्रॉप। चलो, क्रॉप। क्रॉप, क्रॉप जब कहीं पे एक ही टाइप के प्लांट बहुत सारे लगे हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप। नेचर में कभी भी, नेचर में कभी भी, ध्यान से देखिएगा, नेचर में कभी भी एक प्लांट के बगल दूसरा प्लांट, दूसरे प्लांट के बगल तीसरा प्लांट, वही प्लांट नहीं होता है। नेचर में एक ये प्लांट अगर ए है तो यहाँ कोई दूसरा प्लांट होगा मैंगो का, यहाँ कोई तीसरा प्लांट हो जाएगा नीम का, यहाँ पे कोई चौथा प्लांट हो जाएगा सरसों का। नेचर में कभी भी एक ही टाइप के प्लांट एक साथ हमेशा नहीं लगते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग देखेंगे क्रॉप किसको कहते हैं। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं? देखिए, जब एक ही टाइप के प्लांट बहुत ही लार्ज एरिया में कल्टीवेट किए जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप। देखिएगा, when a particular type of plant, when a particular type of plant is cultivated across a large area is called crop। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप। जैसे गुआवा की खेती होती है, बनानास की खेती होती है, शुगर केन की खेती होती है, तो एक ही जमीन पे यहाँ पे सब कौन से प्लांट होंगे? शुगर केन के। ओके, शुगर केन के प्लांट होंगे, है ना? तो अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप के क्रॉप होते हैं। ओके, कितने टाइप के क्रॉप होते हैं, इन सारी चीजों को अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहां पे आप डाल दीजिए टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप। देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट 9000 BC और 10,000 BC, इसके पहले लोग क्या करते थे? घूम घूम के आते जाते थे, उनको खेती करने के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वो लोग क्या करते थे कि जहाँ पे देखते मैंगोस, अगर वहाँ पे फल लगे हुए हैं और इसके आपके एप्पल के फल लगे हुए हैं, तो वो लोग कच्चे फल खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे। उन लोगों को खेती करना नहीं आता था, एक जगह पे रहते थे। जब जहाँ पे सारा फल खा लिए, खत्म हो गया, अब वो लोग वहाँ पे फल खत्म करके दूसरी जगह चले जाते थे। फिर वहाँ पे कई दिनों तक रहते थे, वहाँ पे सारे फल कच्चे वाले खा पी के उसके बाद फिर तीसरी जगह चले जाते थे। ऐसे ऐसे करके लोग आते जाते रहते थे। तो हुआ क्या, फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने सबसे पहले राइस कल्टीवेट किया, उसके बाद व्हीट कल्टीवेट किया। जब उन्होंने राइस कल्टीवेट किया, व्हीट कल्टीवेट किया, तो वहीं से फिर शब्द आया, वहीं से वर्ड आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। उसके बाद लोग धीरे धीरे खेती करना सीख गए। तो लोग क्या करते थे, एक जगह खेती करते, जब फसल ऊपर यहाँ पे डेवलप हो जाती, कल्टीवेट हो जाती, वो फसल लेके, ये जैसे राइस यहाँ पे हो जाता था, राइस लेके चले जाते थे, इस जमीन को खाली छोड़ देते थे, फिर वहां पे खेती करते थे, फिर उसके बाद फिर वापस आते थे।
फिर यहाँ पे खेती करते। इस तरह से लोग क्या करते थे, आते जाते रहते, तो खेती करने का प्रोसेस ऐसे चलता चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, लोगों ने और मॉडर्न तरीका अपनाते चले गए, किसमें, एग्रीकल्चर में। तो हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं। ओके, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं अबाउट द एग्रीकल्चर, कि कैसे फसल उगाई जाती है। तो समझ गए ना क्रॉप किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए हमारे इंडिया में आप अगर साउथ की तरफ चले जाइए तो वहां पे आपको काफी ग्रीन एनवायरनमेंट मिलेगा, और अगर आप उधर चले जाइए कश्मीर साइड, तो वहां पे आप पहाड़ी एरिया मिलेगा, माउंटेनियस रीजन। वहां पे जमीनें आप एकदम ऐसे बिल्कुल प्लेन नहीं होती हैं, वहां पे बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पे बर्फ पाई जाती है। और कश्मीर की तरफ एरिया बहुत ठंडा होता है, वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां का एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट है। ओके, और उधर आप और यहाँ पे सेंट्रल रीजन में क्या होता है, प्लेन एरिया पाया जाता है, और साउथ की तरफ आप चले जाइए तो ग्रीनिश एरिया पाया जाता है। तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। अलग अलग प्लेसेस पे जैसे टेम्परेचर, अपने इंडिया में टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होता है। जैसे यहाँ सेंट्रल रीजन में टेम्परेचर कुछ है, और आप ऊपर चले जाइए कश्मीर साइड, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर अलग अलग होता है, रैनफॉल अलग अलग होता है। क्या क्या, रैनफॉल अलग अलग होता है, और क्या क्या अलग अलग होता है, और एटमॉस्फेयर या ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है। कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा, कहीं पे मॉइस्चर कम। सॉइल क्वालिटी अलग अलग होती है। इसलिए अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से कुछ फसल यहाँ पे कल्टीवेट होंगे तो यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे कल्टीवेट होंगे तो यहाँ पे नहीं होंगे। इसलिए अलग अलग एटमॉस्फेयर के हिसाब से अलग अलग टाइप के क्रॉप्स अपने इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जितनी भी फसलें होती हैं सबको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट को हम लोग बोलेंगे खरीफ। चलिए, खरीफ क्रॉप कब आता है, इसका टाइम आता है जून या जुलाई से सितंबर या अक्टूबर तक। ओके, जून से सितंबर तक। और ये फसल तब बोई जाती है जब मानसून आता है, जब बादल पानी बरसते रहते हैं, क्योंकि इस फसल के होने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब खेतों में पानी भरा होता है तभी ये फसलें बोई जाती हैं। तो ऐसी फसल कौन कौन सी हैं? ऐसी फसल है पैडी, राइस, ज्वार और बाजरा, और क्या होता है, कॉटन होता है। और क्या होता है आपका इधर इसमें वेजिटेबल्स में क्या क्या हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स 3 टाइप्स का होता है। सीरियल, ध्यान से देखिएगा, सीरियल होता है, फ्रूट्स होता है, और वेजिटेबल होता है। जितने भी क्रॉप्स हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल। तो कॉटन आपका हो गया, और इसमें आपके ये आ जाएंगे, जैसे आपका क्या बोलते हैं कि इधर गार्ड, लौकी, ओके, ब्रिंजल, टर्मरिक, और आपका इसको टिंडा। तो ये सब क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स। ये सब आपकी जून से सितंबर तक बोई जाती है। ओके, अब हम लोग आते हैं रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? वीट, जो आपकी पल्सेस होती हैं, जैसे मूंग हो गया, और आपका उड़द, तुअर आपका हो गया, और जो आपके ये होते हैं
अच्छा, यहां पे टोमेटो भी होता है, टोमेटो चिल्ली, यहां पे देख लीजिए टोमेटो चिल्ली, यहां पे किसमें, खरीफ में मिर्चा और टमाटर। और यहां पे क्या क्या होता है, गेहूं, मूंग दाल, उड़द दाल और तुअर दाल, मसूर दाल, और क्या होता है, पीज, मटर, और उसके बाद इसमें आपका ये गोभी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ग्राम, चना, ये सब फसलें कब होती हैं। और ये मस्टर्ड, ओके, मस्टर्ड इसमें होती, किसमें, रबी क्रॉप्स में। और रबी क्रॉप्स कब से कब होती है, अक्टूबर से कब तक, फरवरी या मार्च तक ये फसल, मार्च तक आते आते ये फसल काट ली जाती है, ठीक है, खत्म होते होते तक मार्च तक काट ली जाती है। डिपेंड करता है फसल कब पक जाती है, फरवरी में पकती है या मार्च में पकती है, उस हिसाब से आपका ये फसल काट ली जाती है। और मैं अभी मस्टर्ड ही काट के आ रहा हूं, ओके, लेकिन अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई है क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है। चलो, तो समझ गए ना। तो 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती है, कौन कौन सी, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तीसरी टाइप की जो क्रॉप्स होती है, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स कौन कौन सी है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको नोट करते चलिए। जायद क्रॉप्स, क्लास 8 के छोटे छोटे बच्चों नोट करते चलिए। जायद में कौन कौन सी फसल आती है, जायद में आती है वाटरमेलन, और कौन सी आती है, ककम्बर, या इसको हम लोग इसको नट भी बोल सकते हैं, ग्राउंड नट, मूंगफली, और ककम्बर, खीरा, ककड़ी, उसी को हम लोग ककम्बर बोलते हैं, ओके। तो इतने टाइप्स की हमारे पास क्या होती है, फसल होती है। खरीफ क्रॉप्स को होने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इसीलिए ये सारी फसलें कहाँ पाई जाती हैं, नीचे, भारत के नीचे पोर्शन पर जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये आपका कश्मीर है और ये आपका साउथ रीजन है, जैसे केरल, तो ये वाला रीजन आपका काफी गर्म होता है, इसीलिए चावल यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए यहाँ के जो पॉपुलर खाना होता है वो मछली चावल है, क्योंकि समुद्र भी यहीं पे पाया जाता है, तो मछली भी आसानी से मिल जाती है, चावल भी बहुत हाई अमाउंट में हो जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से चावल यहाँ पे पाया जाता है, ओके। इसलिए इसको होने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। आप समझ में आया कितने टाइप्स का क्रॉप्स होता है, इतने टाइप्स का क्रॉप्स होता है। अब हम लोग चलते हैं, क्रॉप होता तो है लेकिन इसको उगाने के लिए हम लोग क्या क्या मेहनत करते हैं। अब हम लोग अपनी मेहनत के बारे में बात करने वाले हैं। चलो, मेहनत हमारी जिंदाबाद, मेहनत किसान की जिंदाबाद। चलो, अब हम लोग चलते हैं किसानों की मेहनत की, देखते हैं कैसे कैसे वो लोग फसल कल्टीवेट करते हैं भाई। चलो, मैं इसको हटा रहा हूं, नोट करिएगा, हटाऊं, जल्दी मिटाओ। चलो, अब हम लोग देखते हैं कैसे फसल उगाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ओके। चलिए, अब हेडिंग डाल दीजिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि फसल कैसे उगाई जाती है, इसको अब हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कितने स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉइल प्रिपरेशन की। सॉइल प्रिपरेशन, दूसरा क्या स्टेप होता है, सोइंग,
तीसरा क्या स्टेप होता है? मैन्योर एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और नेक्स्ट क्या स्टेप होता है भैया? अरे उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन तो बोलते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सींचना। और भैया फिफ्थ वाला बताओ भैया, फिफ्थ वाले में जानते हो क्या होगा? फिफ्थ वाले में आपका आता है, हाँ, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड। एक एक स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। सिक्स वाले में हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग। और सेवेंथ में हम लोग क्या करेंगे? स्टोरेज, स्टोरेज। ओके, तो इतने टाइप्स की प्रैक्टिसेस हम लोग अब यहाँ पे देखने चल रहे हैं। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन हम लोग समझेंगे। ओके, सॉइल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, जैसे ये आपका खेत है, मिट्टी है पूरी, ओके, ये आपकी पूरी मिट्टी है। तो सॉइल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं? अपनी मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, हमारी मिट्टी, ताकि अलग अलग हो जाए। और इसलिए हम लोग इसको अलग अलग करते हैं, क्योंकि जितना मिट्टी, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। सॉइल प्रिपरेशन में जैसे इसको हम लोग भुरभुरी बना देते हैं, तो जो रूट आता है सॉइल का, ये जो इसका प्लांट का जो रूट आता है, ताकि रूट आराम से गैसों का एक्सचेंज कर सके, ताकि रूट जो है वो ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? इसको भुरभुरी बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज, इसमें जो अर्थवार्म होते हैं, अर्थवार्म, अर्थवार्म, केचुआ, ताकि केचुआ और अदर माइक्रोब्स, अदर जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो किसानों के दोस्त होते हैं, अदर माइक्रोब्स और अर्थवार्म दोनों लोग क्या करते हैं? इसमें रह सकें। तो जब एक तो भुरभुरी जब हम बना देंगे, तो ये लोग उसमें आसानी से जिंदा रह जाएंगे, इनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। और जब ये जिंदा रहेंगे, तो ये लोग मिट्टी को और उपजाऊ कर देते हैं। अगर इनको ही हम लोग मार देंगे, इनको ही हम लोग मार देंगे, तो हमारी मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं हो पाएगी। जिस खेत में कल्टीवेशन होता है, उस खेत में अर्थवार्म बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये किसान के सबसे पक्के वाले दोस्त होते हैं। कौन? अर्थवार्म, केचुआ, जो बरसात में आप देखिए निकलता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केचुआ। ऐसे 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 चलता है केचुआ, आप देखिए ऐसे ऐसे, पहले अपने आप को ऐसे ऐसे करेगा, खींचेगा, तो इस तरह से आपका केचुआ चलता है। तो इसको हम लोग दोस्त बोलते हैं। तो इसलिए हमें मिट्टी को भुरभुरी बनाना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन उठता है, इसको हम लोग भुरभुरी बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो इसको भुरभुरी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रिपरेशन। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अदर कंपोनेंट्स हम लोग हटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। जब मैं इसके बारे में बताने लगूंगा, तो आप इसको पॉइंट को देखते चलिएगा। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखिए, जैसे मिट्टी है आपके पास, तो मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग प्लफ, PLOUGH, प्लफ से हम लोग क्या करते हैं? पूरे खेत की जुताई करते हैं। जैसे प्लफ क्या होता है? प्लफ एक ऐसे, प्लफ इसको बोलते हैं प्लफ शाफ्ट, देखिएगा। और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ऐसे रहता है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्लफ शेयर, PLOUGH, प्लफ शेयर। और इसको हम लोग बोलते हैं प्लफ शाफ्ट, PLOUGH, प्लफ शाफ्ट, प्लफ शाफ्ट। और इसको हम लोग यहाँ पे दो जानवर लगाते हैं, दो ऑक्स लगाते हैं, दो बैल लगाते हैं। वो बैल इस शाफ्ट को लेके आगे आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं, और ये मिट्टी को ऐसे ऐसे पूरा मिलाता रहता है, मिक्स करता रहता है। समझ गए? और जो ऊपर की मिट्टी होती है, यहाँ देखिए, ऊपर की जैसे पूरा मिट्टी यहाँ पे भरा हुआ, मिट्टी की केवल ऊपर वाली लेयर जो होती है, ऊपर वाली, केवल वही वाली लेयर ज्यादातर फसल को कल्टीवेट करने के काम में आती है। नीचे वाली लेयर का उतना ज्यादा पार्ट नहीं रहता है। इसलिए हमें ऊपर वाली लेयर को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, सारे न्यूट्रिशंस इसमें हमें फिल करने होंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्लफ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इस खेत की जुताई करते हैं। और जो कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े, उसको हम लोग बोलते हैं डैबरीज या ढेले पाए जाते हैं। मिट्टी का जो बड़ा बड़ा ढेला ऐसे रहता है, और ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा, वो सब फसल को कल्टीवेट करने से मना करते हैं, रोकते हैं।
वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फसल को बड़े होने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको फावड़े से ऐसे मार देते हैं। तो ये ऐसे जब मार देते हैं तो ये पूरा ऐसे क्या होता है, बिखर जाता है, ये भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी अलग हो जाती है, ये पूरा मिट्टी अलग हो जाती है, सब अलग अलग हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को अलग अलग करते हैं, भुरभुरी करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिलिंग। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिलिंग। ओके, या इस प्रोसेस को हम लोग लूजिंग बोलते हैं। लूजिंग या टर्निंग भी बोलते हैं, टर्निंग एंड लूजिंग, टर्निंग एंड लूजिंग। तो टर्निंग एंड लूजिंग में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं सॉइल के अंदर, जो प्लांट लेते हैं, वो न्यूट्रिशन जैसे यहाँ पे है ना, तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लफिंग करेंगे, तो ये न्यूट्रिशन धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊपर आता चला जाता है। भाई मिट्टी को हम लोग जब करते हैं तो सारी जो नीचे वाली मिट्टी है वो ऊपर आती चली जाती है बार बार, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा होता है। इसका शेप बिल्कुल ट्रायंगुलर की तरह होता है। आप जब ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती चली जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है सॉइल में वो ऊपर आ जाता है। ओके, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर? किससे? प्लफ से। और कभी कभी हम लोग हो, HOE किसको कहते हैं? हो मतलब होता है फावड़ा, हो मतलब होता है फावड़ा। फावड़े का शेप कैसा होता है, अभी जो मैं लेके आया था शुरू में काम करके, ये देखिएगा फावड़ा ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे ही, ठीक, तो ऐसे ही आपका रहता है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें फोड़ देते हैं और इसको हम लोग भुरभुरी मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिट्टी जितना अलग अलग होगी उतना ही बढ़िया होगा। जैसे रेत आप देखिए, रेत भुरभुरी होती है ना, अलग अलग उसके रहते हैं ना, रेत देखिए कभी इकट्ठा नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमें मिट्टी को भी अलग अलग करके रखना चाहिए। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल प्रिपरेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, दैट स्टेप इज कॉल्ड द सोइंग, SOWING। तो चलिए नोट करिए, सोइंग क्या करते हैं, SOWING, सोइंग। इसको नोट करते चलें जनाब, SOWING, सोइंग, सोइंग में हम लोग क्या करते हैं, सीड, जो सीड होता है, अब हम लोग उसको बोने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सीड कैसे बोते हैं? सीड, सबसे पहले सीड तो हमें खेत में डालना है, लेकिन सीड खेत में हम लोग वही वाला सीड डालेंगे जो अच्छा होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला सीड अच्छा है कि ये वाला सीड खराब है? तो हम क्या करेंगे, जैसे अच्छा जो अंडा होता है एग, उसकी भी टेस्टिंग ऐसे ही करते हैं। बहुत सिंपल है, आप एक जगह पानी ले लीजिए, टेक वाटर, वाटर में आप क्या करिए, अपना पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, यहाँ तक पानी भरा है, आप इसमें क्या करिए, अपना जो सीड है उसको इसमें डाल दीजिए। जो सीड नीचे आ जाता है वो सीड तो आपका करेक्ट होता है। जो सीड ऊपर तैरने लग जाता है, स्विम्ड सीड क्या होगा, खराब। स्विम्ड सीड क्या होता है, खराब होगा। स्विम्ड सीड ये क्या होगा, रुइंड। ये सीड क्या होता है, खराब रहता है। क्वेश्चन उठता है कि ये तैरने क्यों लगता है? तैरने इसलिए लगता है क्योंकि वो सीड खराब हो जाता है, और जो सीड खराब हो जाते हैं उनके अंदर वो खोखला हो जाता है, उनके अंदर एयर हो जाती है, और जब एयर इसके अंदर चली जाती है, इसी वजह से एयर के होने की वजह से ये ऊपर तैरने लग जाता है। आप देखिए बॉटल जिसमें एयर पाई जाती है, बैलून में देखिए एयर पाई जाती है, तो वो फिर आप उसको डुबाओगे तो क्या पानी में डूबता है? नहीं, वो फिर ऊपर आ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सीड ऊपर जाता है उनको हम लोग नहीं यूज करेंगे, और जो सीड नीचे आ जाता है केवल वही सीड हमारे लिए करेक्ट है, और उन्हीं को हम लोग अपने खेत में क्या करेंगे, बो देंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। सीड बोने के लिए, सीड को अंदर डालने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है? सीड को अंदर डालने के लिए फनल हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो अभी हम लोग साफ्ट लिए थे, क्या बोलते हैं, प्लफ, ऐसे देखिएगा,
जैसे ये प्लफ है, ऐसे प्लफ रहता है, तो यहाँ पे किसान क्या करते हैं, एक फनल लिए रहते हैं, फनल, ऐसे फनल रहता है। तो फनल में क्या करते हैं, जैसे ये आगे आगे चलता रहता है, ये आगे आगे चलता रहता है, पीछे पीछे ये क्या होता है, यहाँ पे सीड ऐसे करके डालते हैं और सीड यहाँ पे बोते हम लोग चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं, सीड ऐसे खेत में गिरता चला जाता है, ऐसे ऐसे गिरता चला जाएगा और आपकी फसल क्या होती जाएगी, बीज बोता हुआ चला जाएगा। ओके, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है। तो आजकल का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर को हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक ट्रैक्टर होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे बने होते हैं, ये देखिए ऐसे करके, ओके, ऐसे बहुत सारा बना होता है। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, अपना सीड डाल देते हैं। तो ये सीड इधर से गिरते हुए ऐसे ऐसे हर जगह सिस्टमैटिक तरीके से बोता हुआ चला जाता है। और ये वाले मेथड में क्या होता है कि सीड जमीन के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर। जैसे यहाँ पे मिट्टी है ना, यहाँ तक सीड आ जाएगा। यहाँ तक जब सीड आ जाता है तो पशु पक्षी पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स, वो सीड को नहीं देख पाते, और जब सीड को नहीं देख पाते तो वो उसको खा भी नहीं पाते। तो हमारा जो क्रॉप होता है वो बचा रहता है। ओके, इस वजह से ये कल्टीवेटर की हेल्प से भी हम लोग सीड को बोते हैं। और इसमें सीड का पैटर्न बहुत बढ़िया होता चला जाता है, एकदम अच्छे से लाइन से होता हुआ चला जाता है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो सोइंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। भाई सीड तो हमने बो दिया, लेकिन कीड़े भी तो उसमें होते हैं, बोलो, तो इसलिए हमको उनको बचाना भी पड़ता है और न्यूट्रिशंस को भी हमें प्रोवाइड करना भी पड़ता है। तो देखते हैं कीड़े से कैसे बचाते हैं और आपका उसमें कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्या है, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखते चलिए कितनी मेहनत से हमें मिलता है खाना। हम लोग बस क्या होता है, खाना बन जाता है, तुरंत हम गुस्सा होकर फेंक देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे, इतना मेहनत से बनता है, खाना चाहिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एडिंग, नेक्स्ट मेथड है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए जब फसल हम लोग यहाँ पे, जैसे एक फसल आपने उगा दिया, एक पेड़ आपने यहाँ पे उगा दिया, ठीक, तो ये जो पेड़ है ये क्या करता है, ग्राउंड से वाटर भी ले लेगा, ग्राउंड से वाटर भी ले लेता है और उसके न्यूट्रिशंस भी ले लेगा, मिनरल्स भी ले लेगा, सारी चीजें ये ले लेता है। तो यहाँ पे आपको वो चीज खत्म हो जाता है, जो न्यूट्रिशन ये लेगा वहां यहाँ आसपास वो न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएगा। अब जब न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, वही प्लांट अगर आप फिर से बीज इसमें डालोगे तो क्या फिर से कल्टीवेशन होगा? अगर कल्टीवेशन होगा तो उसमें वो मिनरल्स की कमी हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जब भी फसल को बोएं तो कम से कम सॉइल के अंदर वो मिनरल्स होने चाहिए, मिनरल्स। और अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी जो क्रॉप होगी उसमें कोई ताकत नहीं होगी, आप खोखला क्रॉप खाते रहेंगे, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आपका बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ओके, तो मेन जो उसके न्यूट्रिशंस है उसका होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि एक बार फसल जब हम उगा लेते हैं, यहाँ मिनरल्स खत्म हो जाएगा, तो कैसे दोबारा मिनरल्स फाइंड करेंगे इसमें? तो दोबारा जो मिनरल्स फाइंड करते हैं वो मेन्योर हम लोग डालते हैं। मेन्योर मतलब होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब यह हुआ कि जो एनिमल वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट। एनिमल वेस्ट का मतलब जैसे गोबर हो गया, काउडंग, और प्लांट वेस्ट का मतलब जैसे पत्तियां, छिलका,
ये सारी चीजें जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्योर। ओके, तो मेन्योर में क्या होता है कि देखिए, जब कोई गाय गोबर करती है, भैंस गोबर करती है, तो किसान उसको क्या करते हैं, एक जगह गड्ढा खोद के उसको इकट्ठा करते रहते हैं। जब भी पत्तियों का वेस्ट आता है उसको भी एक जगह गड्ढे में इकट्ठा करते रहते हैं, और जब वो सूख जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। कीड़े वगैरह जो आप इकट्ठा किए रहते हैं उसको एकदम खा के सब मिक्स कर देते हैं, सूखा हो जाता है, तो उसको ट्रैक्टर से ले जाके खेत में डलवा देते हैं। और जब खेत में डलवा देते हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपका गोबर इकट्ठा हुआ रहता है, इसको हम लोग काउडंग बोल सकते हैं, काउडंग या कंपोस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ से जब इकट्ठा हो जाता है गड्ढे, ये पूरा यहाँ इसके नीचे गड्ढा रहता है, इकट्ठा हो गया, इसको ट्रैक्टर से उठा के पूरे खेत में क्या करते हैं, फैला देते हैं, ऐसे पकड़ के फेंक देते हैं, ऐसे पूरा इधर उधर स्कैटर कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्योर। ओके, तो इस तरह से जो न्यूट्रिशंस हम लोग खाए रहते हैं या एनिमल्स खाए रहता है, वो फिर यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, और यही न्यूट्रिशंस फिर वापस चला जाता है, और फिर उसके बाद वही न्यूट्रिशन प्लांट में जाके फिर हमारे पास आता है। तो ये साइकिल, न्यूट्रिशन साइकिल इस तरह से चलती रहती है। ओके, और दूसरी चीज ये है, तो मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्योर एडिंग। दूसरा आपके पास आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, फर्टिलाइजर जो होता है, ये फर्टिलाइजर होता है, जैसे इसको नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइजर आपको मिलेगा। मतलब एक ऐसा केमिकल मिलेगा, केमिकल पाउडर होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो क्या काम करता है कि इसको लगा देंगे तो इस प्लांट को नाइट्रोजन मिलने लगेगा। तो फर्टिलाइजर कितने टाइप्स का होता है, इसको पहले देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या क्या होता है देखिएगा। मेन्योर समझ गए ना, मेन्योर वही आपका पूरा जो कंपोस्ट रहता है उसी को ले जाके फेंक देते हैं। ठीक, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, माइक्रोब्स, वो सब हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजर देखिए क्या क्या होता है। फर्टिलाइजर में आपका आता है यूरिया और आपका आता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, ओके, और आपका आता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, लैब में बनती हैं। ये सब केमिकल होते हैं, ये सब पोटाश, ये सब केमिकल होते हैं, ये सब लैब में बनते हैं। जैसे आपको फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है तो आपको अमोनियम फास्फोरस खेत में डालना पड़ेगा। आपको जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है तो आपको एनपीके डालना पड़ेगा। आपको केवल पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है तो पोटाश डालना पड़ेगा। आपको सुपर फास्फेट, ज्यादा आपको फास्फेट चाहिए तो आपको सुपर फास्फेट डालना पड़ेगा। यूरिया भी आप डाल सकते हैं। ओके, लेकिन ये सब केमिकल के बने होते हैं, तो इनका जो, जैसे मान लो फास्फोरस हमको चाहिए तो आपने अमोनियम फास्फेट डाल दिया तो फास्फोरस चला जाएगा, लेकिन बाकी सब जो बची चीजें हैं वो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे वो जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, उसकी फर्टिलिटी को कम करती चली जाएंगी। तो धीरे धीरे आपका जो फसल होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आज आपका बहुत ज्यादा फसल हो गया, कल और कम हो जाएगा, कल और कम हो जाएगा। इसलिए हमें फर्टिलाइजर से बचना चाहिए। और दूसरी चीज, फर्टिलाइजर में जो हमारे पास फायदे वाली चीज है, जैसे फास्फोरस तो ले लिए, बाकी बची हुई चीज जो पानी होता है उसको वो पॉल्यूट करता है, पॉल्यूशन फैला देता है, वाटर पॉल्यूशन, और वही वाटर आपका नीचे चला, वही वाटर हम लोग पीते हैं। इसलिए हमें फर्टिलाइजर से बचना चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए, केवल मैन्योर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो फसल है उसको बढ़ा सकते हैं, एलिमेंट को डाल के उसको बढ़ा सकते हैं। एक और मेथड होता है न्यूट्रिशंस को बढ़ाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। दिस स्टेप इज यूज्ड फॉर द इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशंस इन द प्लांट। एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन मेथड।
क्रॉप रोटेशन मेथड में क्या होता है देखते चलिए, इसी में है, आप हेडिंग डाल दीजिए क्रॉप रोटेशन मेथड। बहुत ध्यान से सुनते रहिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से सिर्फ सुनते रहना है बस, ठीक है, आपको खुद ही आने लग जाएगा। परेशान काहे होते हो भाई, सारी चीजें मैं बात कर रहा हूं। आपका क्या है, क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड में क्या होता है, एक बार जैसे कोई फसल आपने बो दिया, आपने कोई प्लांट लगा दिया, तो अब यहाँ के जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ चले जाएंगे, प्लांट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, खत्म। जब यहाँ पे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा तो अगली बार आप कौन सी फसल बो दीजिए, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब फलीदार, जो आपके फसल होते हैं, फलीदार क्रॉप्स होते हैं, उनको आप यहाँ पे कल्टीवेट कर दीजिए। फलीदार क्रॉप्स में जैसे पल्सेस दाल, अगर आप दाल को बो देते हैं तो फिर से सॉइल में क्या आ जाता है, तो सॉइल में फिर से क्या आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशंस आ जाते हैं। और जब न्यूट्रिशंस आ जाएंगे तो अब यहाँ पे न्यूट्रिशन आ गया है, अब जब न्यूट्रिशन आ गया तो फिर से अगली बार यही फसल बो दीजिए तो फिर से अच्छा अमाउंट में होगा। ओके, तो जैसे फसल बोते हैं इसके अंदर का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, फिर अगली बार हम लोग दाल को बो देते हैं, जब दाल को हम लोग कल्टीवेट करा देते हैं तो फिर से न्यूट्रिशन आ जाता है, फिर से जब न्यूट्रिशन आ जाता है तो फिर से हम लोग ये वाली फसल, तो मतलब एक बार हम लोग कोई फसल बोते हैं, फिर एक बार हम लोग लेग्यूम्स मतलब दाल वाली फसलें बोते हैं, फिर एक बार कोई फसल, फिर अगली बार दाल वाली फसल। तो इस तरह से सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहती है। फर्टिलिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। ओके, और फर्टिलिटी मेंटेन रहती है तो हमारी फसल अच्छी होती चली जाती है। दूसरा मेथड ये होता है कि हम लोग इसको बोए ही ना, हम लोग इसको ना बोए। मेथड समझिएगा, एक तो मेथड ये हमने बता दिया। दूसरा मेथड क्या होता है कि जैसे कोई फसल आपने बो दिया, जब कोई फसल आपने बो दिया तो अगली बार वो जमीन क्या करिए, खाली छोड़ दीजिए, लेफ्ट एम्प्टी। इसको हम लोग बोलते हैं परती छोड़ना। जमीन हमारी परती पे है, इसका मतलब उस पर कुछ फसल नहीं बोए हैं। परती का मतलब होता है उस पर हम लोग वैसे ही छोड़ दिया ताकि न्यूट्रिशन फिर से आ जाए। ओके, तो फिर से आप क्या करिए, कोई फसल बो दीजिए, फिर जमीन कुछ दिनों के लिए परती छोड़ दीजिए, उस पर कोई फसल ना बोइए। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को रीस्टोर करते हैं अपनी सॉइल में। ओके, दिस इज द मेथड्स। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है इरिगेशन, नेक्स्ट प्रोसेस जो है इरिगेशन प्रोसेस है, उसको हम लोग समझेंगे। जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो कौन सा है, इरिगेशन। ध्यान से देखते चलिए, इरिगेशन। इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग अपनी फसल को बो देते हैं तो अब हम लोग उसको पानी देना शुरू करते हैं। जैसे आपने कोई फसल बोया, देखते रहिए, जैसे आपने कोई फसल यहाँ पे बोया तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पानी देना है, पानी। तो पानी देने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, दो मेथड। एक आपका आता है ड्रिप सिस्टम और दूसरा आता है स्प्रिंकल सिस्टम। पहला मेथड होता है ड्रिप सिस्टम, दूसरा मेथड होता है स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये फसल है ना, ये देखिए, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, फसल है यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे पाइप, हर जगह पाइप बिछा देते हैं। ये पाइप बिछा दिया ऐसे, और जहाँ पे प्लांट होता है, जहाँ पे प्लांट है, पेड़ पौधा है फसल का, वहीं पे हम लोग होल कर देते हैं छोटा, उसकी जड़ के पास, ये प्लांट है, यहीं पे होल कर देंगे। ये देखिए, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, होल कर देते हैं। पाइप पे यही होल कर दिया, पाइप पानी ऐसे आता है, यहाँ पे मिल जाएगा, फिर अगला पानी चला जाएगा, यहाँ पे अगला पानी चला जाएगा। तो इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। जब हर प्लांट के पास, उसकी जड़ के पास हम लोग डायरेक्ट पानी देते हैं, बाकी और कहीं पानी नहीं देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है, पानी की बचत होती है, पानी वेस्ट नहीं होता है।
और दूसरा जो हमारे पास मेथड है स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए ये समझ गए ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल उसकी जड़ के पास पानी देते, रूट के पास बस, और कहीं पानी नहीं देते हैं। स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकल मेथड में जैसे ये प्लांट लगा हुआ है ना, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं प्लांट, देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्प्रिंकल ऐसे पाइप भेज दिया, यहाँ पे स्प्रिंकल लगा दिया, यहाँ पे स्प्रिंकल, यहाँ पे स्प्रिंकल। तो ये स्प्रिंकल क्या करता है, पानी ऐसे भेजता है सबके पास। ये देखिए ऐसे सबके पास पानी भेजेगा। ये स्प्रिंकल भी सबके पास पानी भेजेगा, ये ऐसे। ये स्प्रिंकल भी सबके पास पानी भेजेगा। ये ऐसे स्प्रिंकल्स बहुत सारे लगे होते हैं, सब लोग सबके पास पानी भेजते रहते हैं। तो पानी का छिड़काव ऐसे 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 होता रहता है, जैसे बारिश हो रही हो। पेड़ को ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही हो, तो हर जगह पानी पहुंच जाता है। लेकिन इसमें कुछ पानी वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि पानी का मेन काम होता है उसके रूट्स के पास। तो ड्रिप सिस्टम में रूट के पास पानी पहुंच जाता है, यहाँ पे आपका पानी बचा रहता है। बाकी एंशियंट टाइम पे, पुराने टाइम पे कैसे सिंचाई करते थे, लोग कुएं से पानी निकालते थे। जैसे ये कुआं है तो कुएं से क्या करते थे, पानी निकालते थे। यहाँ पे बाल्टी लगी होती थी ऐसे, उसके बाद एक आपका ऐसे होता था। इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये लकड़ी लगी होती है और यहाँ पे आपका वो लगा होता है। तो इसको हम लोग नाम याद नहीं आ रहा है, ढेकली, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं ढेकली। देखिएगा ये आपका ऐसे यहाँ पे होता है ना, तो ढेकली में क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा वेट लटका देते हैं। तो जब और यहाँ से ऐसे, तो ये जब हम लोग इसको नीचे करते हैं तो पानी यहाँ से भर के ऊपर आता है, फिर इसको पकड़ के हम लोग ऐसे गिरा देते हैं, फिर ये इसको ऊपर उठाते हैं तो पानी फिर नीचे, ये बाल्टी नीचे जाता है, पानी भर के ऊपर आता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ढेकली। और कौन सा मेथड पुराने जमाने में यूज करते थे, मोट। और कौन सा यूज करते थे, मोट के बाद आपका चैन सिस्टम। ओके, चैन सिस्टम था, मोट था और ढेकली था, और आपका एक देहात वाला सिस्टम था। देहात में हम लोग क्या करते थे, जानवरों को बांध के उसको चारों तरफ रोटेट करवाते थे, ऐसे रोटेट करवाते थे, उससे क्या होता था, पानी निकलता था। ठीक, तो इतने टाइप के सिस्टम आपके होते हैं सिंचाई करने के। अब हम लोग चलते हैं वीड का मतलब होता है कि हमारे खेत में जो बिना मतलब अनडिजायरस प्लांट जो होते हैं, वो जो उपज जाते हैं, उनको कैसे हटाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए वीड्स, हाउ टू रिमूव वीड्स। चलिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स। किसी भी प्लांट को पानी जब आप देते हैं, किसी भी प्लांट को जरूरत पड़ने पर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से जब किसी प्लांट को पानी देते हैं, इसको हम लोग इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड। वीड का मतलब होता है घास फूस। जो खेतों में घास फूस आ जाता है, उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। तो वीड का मतलब जैसे यहाँ पे आपके फसल लगे हुए हैं, तो यहाँ कहीं घास जम जाती है, इस घास को हमें रोकना होगा, नहीं तो ये हमारी फसल को कल्टीवेट करने से रोक देंगे, या जब हम लोग इसको काटेंगे तब भी ये फालतू हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको कभी कभी खुरपी की हेल्प से, खुरपी किसको कहते हैं, खुरपी, ये देखिए मैं लेके आया हूँ, इसको हम लोग खुरपी बोलते हैं। खुरपी की हेल्प से हम लोग इसको बार बार ऐसे निकाल के, चलाने का तरीका क्या होता है, ऐसे लगाया ऐसे किया, ऐसे लगाया ऐसे किया, ऐसे लगाया ऐसे किया, तो बार बार ऐसे लगा के ऐसे करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, नीचे से आपका निकला और बगल हुआ, नीचे से निकला बगल हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो आपका ये घास फूस है, अनडिजायरस प्लांट, वीड का मतलब होता है अनडिजायरस प्लांट। अनडिजायरस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं,
वीड बोलते हैं, इसको हम लोग इस तरह से हटाते हैं, खुरपी की हेल्प से हटाते हैं, या हम लोग वीडीसाइड्स यूज करते हैं। दवा है, केमिकल है, वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स केमिकल है, इसको हम लोग पानी में घोल लेते हैं। जैसे ये पानी है ना, पानी में वीडीसाइड हमने घोल लिया, और घोलने के बाद जब प्लांट में फूल फल लगने से पहले, जब इसमें फूल ना आए रहें, ध्यान से देखिएगा, जब इसमें फ्रूट्स ना आए रहें, फ्रूट्स एंड फ्लावर, जब फल के फ्लावर्स ना आए रहें, तभी हमको क्या करना है, वीडीसाइड्स को पूरा स्प्रेड करना है। वीडीसाइड को स्प्रेड करने वाली मशीन आती है, और जब भी वीडीसाइड स्प्रेड होता है तो वो वीडीसाइड इस तरह से बनाया जाता है कि वो घास को नुकसान करता है, लेकिन अपने प्लांट को नुकसान नहीं करता है, क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब इसका आप छिड़काव करिए तो मुंह में आप कपड़ा जरूर बांध लीजिए ऐसे, क्योंकि ये इनहेल में बड़ी प्रॉब्लम करता है, दवा ही तो है। इसलिए जब भी इसका छिड़काव करने के लिए हम लोग पीछे एक मशीन लिए रहते हैं और आगे आगे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। आपने खेतों में देखा होगा, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, दवा का छिड़काव करते हैं। दवा का छिड़काव इसीलिए करते हैं ताकि हम घास फूस या अनडिजायरस प्लांट से बचे रहें और हमारा खेत बिल्कुल क्लियर रहे, साफ सुथरा रहे। लेकिन कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि फ्रूट एंड फ्लावर, फल लगने से पहले ही हमको छिड़कना है, फल लगने के बाद नहीं छिड़कना है। समझ गए? तो ये था हमारा क्या, वीड से कैसे हम लोग इसको अलग करते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, हार्वेस्टिंग। अब हमारा टाइम आ चुका है कि जब इसमें फसल ये लग जाएगा, पक जाएगा, जब हमारा फ्रूट पक जाएगा तो अब इसकी ज़रूरत है काटने की। तो कैसे हम लोग इसको काटेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हार्वेस्टिंग। तो हेडिंग डाल दीजिए हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट हेडिंग समझ आ रहा है कि नहीं, समझते चलिएगा। हार्वेस्टिंग, 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 हार्वेस्टिंग में अब हमें क्या करना होता है, फसल को काटना होता है। हम लोग फसल को, जैसे यहाँ पे है ना, फसल को क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट दिया काट दिया काट दिया, तो अब ये पूरा आ जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा आपका ऐसे लगा होता है ना। अब ये हमारे काम का है, ये अब इसको हम लोग ले लेते हैं, इसमें आपके दाने होते हैं जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। तो अब देखिएगा, फसल को काटने वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और कटी हुई फसल से जो ये सीड निकाले जाते हैं, जो हमारे काम के हैं, फ्रूट, कटी हुई फसल से जो फ्रूट निकाले जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। ओके, तो कटी हुई फसल से जो सीड निकाले जाते हैं इसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। क्लियर? तो जिसके पास बहुत बड़ा खेत होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ करवा लेते हैं। बड़ी सी मशीन आती है, आपने देखा होगा, ग्रीन कलर की रहती है, बड़ी सी मशीन रहती है। उसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों होता है, दोनों होता है। और पहले जब मशीन नहीं थी तो पहले लोग कैसे इसको करते थे, पहले यहाँ से फसल मैनुअली काटा जाता था, लोग आते थे, सबके यहाँ फसल काट देते थे। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स को भी बुला लेते थे, मामा के यहाँ के लोग भी आ जाते थे, बुआ के लोग के यहाँ भी आ जाते थे, सब लोग एक दूसरे से बड़ा प्यार रहता था पहले। अब सारी चीज़ें मशीनरी हो गई हैं, सारे लोग धीरे धीरे सिर्फ अपने से मतलब रख रहे हैं। बस जिसके पास पैसा है वही अपना कल्टीवेशन करवा पा रहा है, क्योंकि मशीन का टाइम आ गया है। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे होते चले जा रहे हैं इस मशीन के युग में। पहले क्या होता था कि फसल कैसे काटते थे, फसल ऐसे, जब देखो मैनुअली इसको मतलब ह्यूमन आके उसको काटता था, एक आदमी या एक औरत इसको लग के काट देते थे। ये जो फसल बची हुई है, कटी हुई फसल, इसको ले जाके एक जगह इकट्ठा करते थे, ऐसे ऐसे इकट्ठा कर दिया। अब उसके बाद क्या होता था, जब इकट्ठा कर देते थे तो फिर इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको उठा के पटक पटक के ऐसे एक जगह रखा रहता, तो उस पर पटक पटक के बार बार इसको, इसकी जो फसल है उसको अलग करते थे। समझ गए? पटकते थे पटकते, जब तक उसमें से सारा ये फ्रूट्स निकल ना जाए, सारा सीरियल निकल ना जाए, तब तक उसको हम लोग पीटते रहते थे। जब उसको देख लेते थे अब सब निकल गया, तो उसको हम लोग ये वाला पार्ट अलग कर देते थे, ये जो बचा हुआ है, बाकी का अपना पार्ट अलग हो जाता था।
जो हमारे काम की चीज़, तो सीरियल हमारे अलग हो जाते थे। इस तरह से हम लोग पहले हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का काम करते थे, लेकिन मशीन का टाइम पे आ गया तो अब बहुत जल्दी हो जाता है और हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग एक साथ हो जाता है। समझ गए? अब हम लोग लास्ट स्टेज पे आते हैं। फसल तो आपने क्या किया, फसल तो अब आपने काट भी लिया और इकट्ठा भी कर लिया। अब उसका टाइम आ गया है रखने का। फसल सारा इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, फसल का टाइम आ गया अब रखने का। अब हम लोग क्या करते हैं, फसल को देखिए, सबसे पहली चीज फसल जब आप भी कभी उगाइए तो फसल में हमेशा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर। ध्यान से समझिएगा, बिना मॉइस्चर के कोई भी फसल उग नहीं सकती है। अगर आप फसल को एकदम ड्राई कर देते हैं तो फसल कभी उगेगी नहीं। तो फसल को उगाने के लिए हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसका मतलब ये, वो मॉइस्चर अगर रहेगा तो फसल में क्या हो जाएगा, अपने आप ही उग जाएगा। तो इसलिए हमें फसल को अब क्या करना है, रखना है, स्टोर करना है। तो फसल को स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप को सबसे पहले ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे, धूप में फैला देंगे। धूप में हम लोग एक पन्नी बिछा के ऐसे अपनी सारी फसल को यहाँ पे पूरा गिरा देते हैं और फसल हमारी सूख जाती है। जब फसल सूख जाती है तो इसमें गांव में आप देखिए नीम की पत्तियां रख देते हैं। फसल सूख तो जाती, फिर इसको ऐसी जगह रखिए जहां पे इसमें घुन ना लगे, कीड़े ना पड़े, चूहे इसको ना खाएं, इसमें फंगस ना लगे। फंगस हमेशा मॉइस्चर वाले प्लेस पे लगता है। जब इसको आप धूप में सुखा लेंगे तो फंगस नहीं लगेंगे। हरे कलर का जो फंगस लग जाता है वो इस पे अब नहीं लगेगा। कब? जब इसको धूप में सुखा लेंगे। तो फंगस वाली प्रॉब्लम धूप में सुखाने से खत्म हो गई। और जो और छोटे छोटे हैं, नीम की पत्ती रख देने से भी वो खराब नहीं होते हैं। और ऐसी जगह रखिए जहां कहीं छेद ना हो, कोई होल ना हो, अदरवाइज चूहे वहां पे आ जाएंगे, आपकी पूरी फसल खाते खाते एकदम खराब कर देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन सब से बचाने के लिए बहुत अच्छी जगह पे हमको रखना पड़ेगा। एक हमारे पास है सिलोस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोस। सिलोस क्या होता है, इसको हम लोग अपनी फसल को सिलोस में रखते हैं। सिलोस क्या होता है इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए सिलोस में क्या होता है कि बहुत सारे सीमेंटेड ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप के ऐसे बने होते हैं, सारी फसल इसमें रखी होती है एक साथ ऐसे। और ये काफ़ी हाई होता है। इसमें हम लोग सारी फसल को क्या करते हैं, रख देते हैं और सारी फसल एक जगह स्टोर हो जाती है। कहीं से कोई गैप नहीं होता है, तो कोई चूहा भी जाने का कोई खतरा नहीं होता है। बिल्कुल ही एकदम पैक हो जाता है, तो आपकी फसल खराब नहीं होती है। आप 1 साल 2 साल तक अपनी फसल आराम से रख सकते हैं। कुछ लोग जिनके पास सिलोस नहीं होता है वो गोडाउन में रखते हैं, जूट की बोरी में अपनी फसल रखते हैं। ओके, गैनरीज में जूट की बोरी में अपनी फसल रख के, एक बोरी ऐसे रख दिया, उसके ऊपर दूसरी बोरी ऐसे रख दिया, तीसरी बोरी ऐसे रख दिया, तो गोदाम में उसको रख देते हैं, गोडाउन में रख देते हैं। कुछ लोग जिनके पास बहुत थोड़ा सा राशन होता है, बहुत थोड़ी सी क्रॉप होती है, वो अपने घर पे ही एक लोहे की टंकी में सारा अनाज भर देते हैं और वही 1 साल तक धीरे धीरे चलता रहता है। ओके, और इतनी मेहनत से हम लोग अपनी फसल को उगाए और इस तरह से हम अपनी फसल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रख देते हैं। स्टोरेज सिस्टम हमारा इस तरीके से होता है। और इतनी फसल जब हो जाती है तो लोग इतनी 3, 4, 5 महीने तक मेहनत करके अपनी पूरी फसल उगाते हैं। और अपनी पूरी फसल उगाने के बाद जब उनकी मेहनत सफल हो जाती है, फसल अच्छी होती है, तो बहुत प्यारी सी मुस्कान होती है। और जब फसल अच्छी हो जाती है तो एक किसान ऊपर की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि गॉड, आपने इस बार मेरे साथ बहुत अच्छा किया, हर बार ऐसे ही करते रहिएगा, कृपा अपनी बनाए रखिएगा। और इसी को एंजॉय करने के लिए, जब इतनी मेहनत से 3-4 महीने तक मेहनत करने के बाद जो फसल कल्टीवेट हुई है, इसी को एंजॉय करने के लिए कई जगह पे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो फेस्टिवल, कई जगह पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ होली मनाया जाता है, होली हो गया, और देखिएगा होली मनाया जाता है, और दिवाली भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और पोंगल भी मनाया जाता है। पोंगल भी मनाया जाता है। तो पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में
3 दिन का त्यौहार होता है। ये त्यौहार केवल फसल अच्छी होने के लिए ही होता है, फसल के लिए होता है कि आपने इतनी बहुत मेहनत किया, उसके बाद इतनी अच्छी फसल उगी है आपकी, समझ गए। तो इसलिए ये हमारे लिए त्यौहार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें बहुत अच्छे से खुल के इन सबको एंजॉय करना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा पूरा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इजाज़त है चलने की, समझ गए। अब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास 8th के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब चलें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे खाने भी जाना है और और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से अगले लेक्चर में या फिर अगले टॉपिक के साथ और बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।